हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 5 फरवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 फरवरी 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन सबसे पहले रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर का। कल हम लोगों ने पढ़ा था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 जो है वो पेश किया है। तो बजट की थीम पूछी गई थी, थीम थी सबका विकास। सबका विकास थीम के साथ ये लॉन्च किया गया था। 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे। कुल कितने रामसर स्थल अब जोड़ दिए गए हैं? 4 नए जोड़े गए हैं। टोटल अब संख्या हो गई है 89 भारत में रामसर साइट्स। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे शुभांशु शुक्ला। ये गगनयान अपना जो मिशन होने वाला है उसमें भी ये नए मतलब कि चीफ के रूप में रहेंगे, हेड करेंगे, उसमें भी ये जाएंगे। विलियम सुनीता सुनीता विलियम्स ये सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक करने वाली ये बन गई हैं महिला। ठीक है, विश्व में चौथे स्थान पर हैं। कल डिटेल से मैंने समझाया था। गुनेरी को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। इंडियन रेनेसांस द मोदी डिकेड इस पुस्तक का संपादन डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित ने किया है। बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार या बीसीसीआई सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है इससे। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था न्यूजीलैंड के माउंट तारानाकी को वहां की संसद के द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दे दी गई है। नाइजर ओंकोसेरियासिस को खत्म करने वाला विश्व का बन गया है 5वां देश। 4 अन्य देशों में मैक्सिको, ग्वाटेमाला, इक्वाडोर और कोलंबिया थे। इसके अलावा किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन सब ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित किया गया? तो टाटा पावर कंपनी ने विकसित किया। आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 किसने जीता? तो भारत ने जीता है। अच्छा, मैंने इसी से एक रिवीजन पॉइंट में बताया था कि महिला टी20 विश्व कप, जो महिला मतलब मेन वाली टीम थी, अंडर 19 नहीं, उसको जीता गलती से मैंने बता दिया था ऑस्ट्रेलिया। अपडेट कर लीजिए, न्यूजीलैंड ने जीता था महिला टी20 विश्व कप। पहली बार महिला टीम ने न्यूजीलैंड की जीता है। पुरुष टीम अभी तक कोई टी20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड की नहीं जीती है। ठीक है, महिलाओं ने जीता है। चलिए, अब आज की करंट अफेयर देखेंगे, लेकिन कल वाली की क्विज पीडीएफ सब आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। यहाँ पर ही आपको ई बुक, वीडियो कोर्सेज, बहुत सारे पीडीएफ, बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिलेंगे। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस बार तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस क्वेश्चन की थीम बड़ी पूछी जाती है। अब थीम, इसकी थीम जो होती है ना वो 3-3 साल के लिए होती है। अभी तक जो थीम थी वो 2022 से 2024 तक के लिए थी। ठीक है ना, 2022, 2023, 2024 3 साल के लिए होती है। तो ये क्या थीम थी? ये थीम थी क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप, ठीक है ना। लेकिन इस बार चेंज हुई है थीम, याद रखना, थीम इसकी बहुत पूछी जाती है। इस बार चेंज हुई है। 2025 से लेकर 2027 तक थीम अब की पूछी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने पिछला वाला भी लिख दिया। चलो खैर, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है कैंसर से निपटने के लिए। इस बार की क्या थीम है साहब? इस बार की थीम है यूनाइटेड बाई यूनिक। क्या है? यूनाइटेड बाई यूनिक, ये इस बार की थीम है। और ये थीम रहने वाली है 2025 से 2027 तक। 3-3 साल के लिए थीम होती है। ठीक है, तो अब ये थीम आपको 3 साल तक याद रखना, और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खैर, कैंसर के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं। कैंसर क्या है? अगर मान लीजिए आपकी कोशिकाएं जो है, जो सेल्स हैं, उनमें अनकंट्रोलेबल तरीके से विकास होने लगता है, डेवलपमेंट होने लगता है, तब वो कैंसर का रूप ले लेती हैं। देखो, हमारी जो बॉडी है ना, इसमें अरबों खरबों सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं अपने आप को बिल्डअप कर लेती हैं, जहां कहीं भी कम होता है वहां पर अपने आप को दोबारा से मेंटेन कर लेती है। जैसे मान लो आपको चोट लगती है तो घाव भर जाता है। घाव क्यों भर जाता है? क्योंकि कोशिकाएं फिर से वहां पर बिल्डअप हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब कोशिकाएं जो बिल्डअप होती हैं वो बिल्डअप होना बंद भी नहीं होती हैं, रुकती ही नहीं। मतलब एक टाइम पर घाव भरने के बाद वो रुक जाती हैं। लेकिन अगर मान लो क्या हो कि कोशिकाएं अपने आप को बिल्ड कर रही हैं और बिल्ड करते करते ही चली जा रही हैं, उन पर कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, अनकंट्रोलेबल तरीके से उनका विकास हो रहा है, तो ऐसे में वो आगे चल करके ट्यूमर बन जाती हैं। और उस ट्यूमर को अगर ना निकाला गया तो फिर वो ट्यूमर और ज्यादा घाव बढ़ते बढ़ते और ज्यादा बढ़ते बढ़ते वो कैंसर का रूप ले लेती हैं। तो वही होता है कैंसर। ठीक है ना। तो अब कैंसर के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। हालांकि अब कोशिकाएं कई प्रकार की हो सकती हैं। हो सकता है आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम हो, स्किन की कोशिका गड़बड़ निकल जाए, ब्लड में ब्लड के सेल्स हों वो गड़बड़ हो जाए। तो इसीलिए रक्त कैंसर, फेफड़े का कैंसर, स्किन कैंसर, स्तन कैंसर, बहुत सारे प्रकार के कैंसर तो आ गए हैं। खैर,
4 फरवरी सन 2000 से इसकी शुरुआत हुई थी। पेरिस में न्यू मिलेनियम के लिए कैंसर के लिए विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था आयोजित, इसीलिए वहीं पर इसकी शुरुआत की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ के द्वारा मनाया जाता है। भारत में कब मनाते हैं? भारत में हम लोग राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं 7 नवंबर को। ठीक, चलिए, तो 2 फरवरी को मनाया गया विश्व आर्द्र भूमि दिवस, हम लोगों ने पढ़ा। 4 जनवरी को 4 फरवरी है, 4 फरवरी है, इसको सही कर लेना है। और इस दिन विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और 2025 से 27 थीम रहने वाली है यूनाइटेड बाई यूनिक। रट डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो इंडियन रेलवे के द्वारा ऐप लॉन्च किया गया है स्वरेल। स्वरेल नाम का ये सुपर ऐप है। सुपर ऐप क्या होता है? सुपर ऐप मतलब एक ऐसा ऐप जिसमें हर प्रकार के जो बेसिक चीजों के लिए जो ऐप रहते हैं उन सबका यहाँ पर फीचर रहता है। जैसे अगर आपको याद होगा, टाटा ने टाटा वन लॉन्च किया था। ऐसे बहुत सारे जो कंपनियां हैं वो सुपर ऐप लॉन्च कर रही हैं अब आगे वाले टाइम पर। जैसे माई जियो का जो जियो ऐप है, सुपर ऐप है। तो सुपर ऐप बेसिकली ये समझो कि ना, उसमें आपका शॉपिंग वाला भी फीचर रहेगा, उसमें आपका रिचार्ज वाला भी फीचर रहेगा, कोई बिल वाला पेमेंट करना है वो भी फीचर रहेगा। मतलब हर प्रकार की सुविधाएं आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। तो आपको अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग ऐप नहीं डाउनलोड करने पड़ेंगे। ऐसे ही भारतीय रेलवे के भी बहुत सारे ऐप हो गए थे, बुकिंग के लिए अलग, उसके बाद फिर अगर फूड ऑर्डर करना हो तो उसके लिए अलग, सहायता चाहिए तो उसके लिए अलग ऐप। तो यहाँ रेलवे ने क्या किया कि सभी ऐप को एक ही में सारे फीचर्स को मर्ज करके एक रेल ऐप, स्वरेल नाम से एक ऐप लॉन्च किया, और ये होगा इसका सुपर ऐप। ठीक है, तो स्वरेल अभी ये टेस्टिंग फॉर्मेट में है, बीटा वर्जन में है, जल्दी इसको रोल आउट कर दिया जाएगा। लेकिन ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर दोनों पर अवेलेबल है, मतलब एप्पल वाले भी और एंड्रॉयड वाले भी दोनों यूज कर सकेंगे। तो भारतीय रेल सेवाओं के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर सब कराया जाएगा। टिकट बुक कर सकते हैं, पीएनआर जानकारी ले सकते हैं, फूड ऑर्डर कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म बुकिंग, पार्सल सेवाएं, शिकायत निवारण, रेल मदद, सब सुविधाएं होंगी। ठीक है, अच्छा, रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास। 16 अप्रैल 1853 को, 1853 को भारतीय रेलवे की हुई थी स्थापना। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड चल रहा था और मुंबई से ठाणे के बीच में पहली ट्रेन चलाई गई थी। रेलवे दिवस इसीलिए 16 अप्रैल को रेलवे दिवस मनाते हैं, इसे ध्यान रखना। अच्छा, मुंबई से ठाणे तक ये पहली रेल जो चलाई गई थी, ट्रेन जो चलाई गई थी, उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी, और 34 किलोमीटर की दूरी उसने तय की थी। थोड़ा सा और आगे आते हैं, 1872 आ जाता है, 1872। 1872 में आरपीएफ का गठन हुआ था। जब 1872 में लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड चल रहा था, जब पहली बार जनगणना हुई थी भारत में, याद है आपको? पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, फिर 1881 से रेगुलर हो गई थी 10-10 साल। तो 1872 में आरपीएफ का गठन हुआ था, जिसकी भी वैकेंसी आई है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे आते हैं, 1890 आ जाते हैं। 1890 में भारतीय रेलवे एक्ट लाया गया, और उस भारतीय रेलवे एक्ट के तहत बहुत सारे नियम कानून बनाए गए रेलवे के लिए। उसके बाद 1905 आता है। 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पर, जब बंगाल में विभाजन भी हुआ था, 1905 में साथियों क्या होता है, भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन किया जाता है। तो भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन हो गया। फिर उसके बाद आते हैं 20 साल और बाद, 1925। 1925 में क्या होता है कि कोयले को छोड़कर पहली बार थोड़ा सा इनोवेशन किया गया और इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन चली। तो इलेक्ट्रिक ट्रेन, पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन चली 1925 में। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक मतलब मैं जब बोलूं तो ये मत समझना कि जो वर्तमान में ई व्हीकल्स चलती है बैटरी लगाकर, वैसी। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली वाली ट्रेन चलती है। तो पहली बार 1925 में ही चल गई थी। ठीक है, थोड़ा सा और आगे आते हैं। 1900 आती है, 84, 1984। 1984 में पहली बार भारत में मेट्रो की शुरुआत हो गई। और पहली मेट्रो कहाँ चली? कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो में ही अभी पिछली साल 2023-24 में ही पहली बार अंडर वाटर मेट्रो का भी ट्रायल परीक्षण सक्सेसफुली किया गया, हुबली नदी के नीचे। ठीक है, हुबली नदी में। तो कोलकाता मेट्रो पहली मेट्रो सेवा बनी, और सन 2002 में दिल्ली मेट्रो दूसरी मेट्रो सेवा बनी भारत में, दूसरी जगह। फिर आ जाते हैं 2018 पर। चलो 2018 पर आ गए। 2018 में पहली बार ट्रेन 18 नाम से एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाई गई। ट्रेन 18, जिसका नाम आगे बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया। तो वंदे भारत एक्सप्रेस भी आप जानते हो। और 2025 आ जाते हैं। अब 2025 में मोस्ट प्रोबेबली आपको बुलेट ट्रेन देखने को मिल जाएगी। ये अहमदाबाद से चलेगी मुंबई के बीच में, और भारत की पहली बुलेट ट्रेन होगी, जापान की मदद से हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो ये भारतीय रेलवे का इतिहास रहा। भारतीय रेलवे के वर्तमान में सीईओ और अध्यक्ष हैं सतीश कुमार जी। ये पहले दलित अध्यक्ष हैं रेलवे बोर्ड के इतिहास में।
रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ था, तब से अभी तक पहली दलित है। अच्छा, इनसे पहले थी जयवर्मा सिन्हा। जयवर्मा सिन्हा जो थी वो पहली महिला रेलवे की अध्यक्ष बनी थी, और अध्यक्ष या सीईओ बनी थी, ये भी ध्यान रखना। वो 118 साल के इतिहास में पहली महिला बनी थी। तो पहली महिला, पहली दलित सीईओ, दोनों याद रखना। आगे बढ़े। ये कुछ ऐप और पोर्टल हैं जो पिछले दिनों में आए हैं चर्चे में, जैसे भारत रणभूमि दर्शन ऐप भारत सरकार ने लॉन्च किया, भारत पोल पोर्टल अमित शाह जी ने लॉन्च किया था, अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल प्रहलाद जोशी जी ने लॉन्च किया था, जागो ग्राहक जागो जागृति जागृति डैशबोर्ड ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर लॉन्च किया गया था। नो योर मेडिसिन या KYM ऐप ये डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया था। सिटीजन सेंटिनल ये ऐप केरल के मोटर वाहन विभाग ने लॉन्च किया था। विजन पोर्टल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, और विजियो नेक्स्ट पोर्टल केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी ने लॉन्च किया था। सी बॉक्स पोर्टल केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी ने लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारी की दर 6% से घट करके कितनी प्रतिशत हो गई? तो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 6% से घट करके 3.2% हो गई है। ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो है आई हुई है, कब आती है? 31 जनवरी को आती है, और इस पर मैंने आपको डिटेल वीडियो भी दी हुई है इस बार की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पर। ये वीडियो जरूर देखिएगा कि अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी की हेल्थ यही सही सही बताती है। तो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो है इसको बजट के एक दिन पहले लॉन्च किया जाता है। और तैयार कौन करता है? ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, याद रखना। इसको तैयार करता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है ये डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। तो इन्होंने तैयार किया है, लेकिन लॉन्च वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। खैर, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2017-18 में बेरोजगारी दर 6% थी, 2023-24 में ये घट करके 3.2% रह गई है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का ये आर्टिकल है, और ये आर्टिकल आपको 31 जनवरी 2025 में मिल जाएगा। तो इसमें ये पूरा डिटेल से बताया गया है कि देखिए, ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के 30.50 करोड़ से अधिक श्रमिकों ने पंजीकरण कराया। यही बात मैंने योजना वाली उसमें बजट वाली वीडियो में बोला था ना, मैंने कहा था ना, गिग वर्कर्स को इस बार ई श्रम पोर्टल से रजिस्टर्ड करने को कहा जाएगा, है ना। और उसके बाद सरकार क्या करेगी? जब सरकार डाटा दिखाएगी बेरोजगारी वाला, तो वे क्या कहेगी कि चलो इनको भी रोजगार तो हमने ही दिया था, मतलब ये भी रोजगार के दायरे में आ गए। देखो यहाँ पर ई श्रम पोर्टल वाले ऑलरेडी काउंट किए जाते हैं बेरोजगारी वाले मामलों में। तो जब गिग वर्कर्स को जोड़ लेंगे, सरकार जब जोड़ लेगी, तो कहेगी भाई हम तो एम्प्लॉयमेंट रेट कम कर दिए। जबकि गिग वर्कर की सच्चाई क्या होती है कि जैसे स्विगी, जोमेटो या बिग बास्केट या आपके ओला, उबर, रैपिडो, ये सब वाले हो जो होते हैं, जो डेली अपना मतलब जब जिनके पास कुछ नहीं मिलता है, कोई जॉब नहीं मिलती है, तो जा करके अप्लाई करते, तुरंत इनको जॉब मिल जाती है, और फिर बेचारे दिन भर मेहनत करके अपना कमाई करते हैं, है ना। ओपन प्लेटफॉर्म होता है। तो इनको भी इसमें भाई सरकार क्या योगदान? आप खुद बताओ, क्रिटिकल सोचो। इसमें सरकार को योगदान है? इसमें तो उन कंपनी का योगदान है, और उसके बाद वो उन व्यक्तियों का है, वो है जो करते हैं काम। खैर, इस बार 1 करोड़ से ज्यादा लोग जोड़े जाएंगे ई श्रम पोर्टल पर, गिग वर्कर्स जो होंगे। तो इसको काउंट कर लीजिएगा, दोनों बात याद रखिएगा। अगला, क्रेडिट लेने में मोदी जी पीछे नहीं हटते। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS इसके द्वारा ये प्राप्त हुआ है, ये रिपोर्ट बेरोजगारी दर की। सरकार ने रोजगार के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत 5 योजनाएं भी शुरू की हुई हैं। बजट वाली वीडियो में डिटेल से डिस्कशन किया गया है। बजट वाला जो चैप्टर होता है उसको अलग से चैप्टर बना करके बुक में और ई बुक में आपको दिया जाता है। अच्छा, एक चीज और मैंने देखा, मैं अभी अमेजोन पर चेक कर रहा था ना कि देखें बाकी के बुक में रिव्यूज क्या आ रहे हैं, रेटिंग क्या आ रहे हैं, लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि सबका तो खरीद नहीं सकते, बुक देख नहीं सकते। तो मैंने देखा एक 24 समथिंग 24 करके 24/7 करके एक चैनल, बहुत बड़ा चैनल, आप सब नाम जानते होंगे। उनके एक टीचर भी हैं, बहुत अच्छा करंट अफेयर पढ़ाते भी हैं, नो डाउट। लेकिन उनकी जो बुक आई हुई है, वो बुक के रिव्यू में जा करके आप देखोगे इतनी ज़्यादा एरर्स आई है, और बच्चे क्या करते हैं ना, एरर पाते हैं तुरंत भाई वो डालते हैं रिव्यू, है ना। तो एरर, और अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, अभी हमारी बुक के बाद ही वो लॉन्च हुई है, तो मतलब रिव्यू जो आए हुए हैं अभी पहुंचते ही आए हुए हैं, अभी और भी एरर हो सकता है मिले। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो रिव्यू डाले हुए हैं उसको आप देखिएगा कि ये एरर, वो डाटा एरर, वो डाटा एरर, इतने ज़्यादा एरर। हमारी बुक आए हुए लगभग हो गए हैं 35 से 36 दिन, है ना, 1 महीने ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन आप जा करके देखो, इतने ज़बरदस्त रेटिंग, ज़बरदस्त रिव्यूज़, और लोगों के उसमें रिस्पॉन्स के कैसे हैं, और प्लस एरर फ्री कंटेंट हम लोग बनाते हैं। हमने कई कई बार आपको बताया कि हम लोग को जल्दबाजी में नहीं रहता, हम लोग 15-20 दिन लगातार उस पर जम कर काम करते हैं।
एक एक पेज का प्रिंट आउट निकाल करके एक एक लाइन खुद से चेक किया जाता है 2-3 स्टेप में, जिससे एक भी एरर ना जाए, है ना। तो पैसा आपका, फैसला आपका, आप जाकर के देखो कि डाउटलेस पढ़ना चाहते हो कि डाउट फ्री करने के लिए पढ़ना चाहते हो। ये बुक आप ऑर्डर कर सकते हो, अमेजन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। और हाँ, रेट तो अभी जिस दाम पर वो सेल कर रहे हैं उनसे 10 रुपये कम ही है हालांकि, तो आप जाकर के इसे ऑर्डर कर सकते हो अभी के लिए, हालांकि वो रेट फिर से बढ़ जाएगा जल्दी। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरियन शुरू हुआ है? तो एक्स एक्वेरियन ये भारत और मालदीव के बीच होता है। भारत और मालदीव ने ये एक्सरसाइज शुरू कर दिया है। 2 तारीख से 15 फरवरी तक ये चलेगा। 13वां इस बार का संस्करण होने वाला है और ये मालदीव में इस बार होगा, मालदीव के माफिला फुसी में। ठीक है, 2009 से इसकी शुरुआत की थी हम लोगों ने। एक्चुअली में एक्वेरियन का मतलब होता है मित्र। ठीक है, मित्र। अच्छा, मित्र से याद आया, हम लोग दोस्ती नाम से भी एक्सरसाइज करते हैं। देखो, दोस्ती नाम के अभ्यास में क्या होता है, भारत, मालदीव और श्रीलंका इसमें होते हैं, लेकिन इस बार बांग्लादेश को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है। तो भारत, ये त्रिपक्षीय है, तो मतलब भारत, श्रीलंका और मालदीव, मालदीव इन तीन के बीच में होता है और बांग्लादेश को पर्यवेक्षक के रूप में अभी शामिल किया गया था, ये भी ध्यान रखना। खैर, मालदीव वही वाला है, मोहम्मद मुइज्जू वाला। मोहम्मद मुइज्जू राष्ट्रपति बने हैं, मालदीव यहाँ की राजधानी होती है और मालदीवियन रुपया यहाँ की करेंसी होती है। अगला, ये कुछ और एक्सरसाइज हैं। लॉ पैरोस, ये मल्टीनेशनल है और फ्रांस इसकी अध्यक्षता में आयोजित कर रहा है। डेविल स्ट्राइक भारतीय सेना ने भारतीय की उत्तरी सीमाओं पर किया। सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच में होता है, सलझंडी में हुआ। सेलिनेक्स श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, ये भारत श्रीलंका के बीच में होता है, विशाखापत्तनम में हुआ। डिजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट, ये भारत, फ्रांस और यूएई ने किया है, अरब सागर में। हरिमौ शक्ति भारत मलेशिया करता है। अग्नि वॉरियर ये भारत सिंगापुर करता है। अजय वॉरियर अगर होगा तो भारत और यूनाइटेड किंगडम करेगा। अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर करेगा। सिनबैक्स, सिनबैक्स जो है ये सिनबैक्स इस प्रकार से था, सिनबैक्स, ठीक है ना। तो सिनबैक्स जो था इसका मतलब कंबोडिया इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज, ठीक है ना, तो कंबोडिया और इंडिया के बीच में होता है। सैरेक्स जो है भारतीय तटरक्षक बलों ने किया है। अगला, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किन देशों के आयात पर भारी शुल्क लगा दिया? डोनाल्ड ट्रंप का अलग ही चल रहा है भाई। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि इन्होंने कनाडा पर, मैक्सिको पर और चाइना पर, जहां जहां से बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा था उन पर लगा दी हैवी ड्यूटी, ट्रेड ट्रेड टैरिफ लगा दिया। तो व्यापार पर टैरिफ लगाया मैक्सिको, कनाडा और चीन पर। हालांकि जब इनको समझ में आ गया कि भाई मैक्सिको और कनाडा में काफी गड़बड़ चल रही है, मतलब कि उससे उनका तो लॉस होगा ही, हमारा भी लॉस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, बहुत ज़्यादा क्लोज, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत ज़्यादा बच जाता है वहाँ से अगर सामान लेते हैं तो। दूर से भाई लेंगे तो समुद्री जहाज से होकर के आएगा, बहुत सारे टैक्स इधर उधर चुकाते आएगा, तो बहुत ज़्यादा दाम वैसे ही बढ़ जाएगा। टैरिफ और लगा देंगे और दाम बढ़ जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अब इतना देखो, कोई भी देश हो आज के टाइम पर, कोई भी देश हो, इंडिया ही नहीं, जैसे मेक इन इंडिया हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग ये भी सच्चाई जानते हैं कि हम लोग केवल मेक इन इंडिया पर नहीं टिक सकते। आज भी बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर, 118 बिलियन से ज़्यादा हम लोग चाइना से खरीदते हैं, व्यापार करते हैं। इसके अलावा 118 बिलियन से ज़्यादा हम लोग अमेरिका से व्यापार करते हैं। तो हम लोग अगर एक झटके में बोले कि नहीं मेक इन इंडिया करेंगे, केवल किसी और देश पर नहीं रहेंगे, तो नहीं चल पाएगा देश। ऐसे ही चाहे चाइना ही क्यों ना हो, ऐसे ही चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो, ये कोई भी देश केवल केवल ये कह दें कि केवल हम हमारे ही देश में जो उत्पादित हो चीज़ें वही यूज करेंगे, नहीं चल पाएगा। चाइना कुछ हद तक चल भी लेगा, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी शुरुआत से ही बहुत लंबी प्रिपरेशन कर रखी है। वो बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रहता, यहाँ के तक कि उनका फेसबुक अलग है, उनका व्हाट्सएप अलग है, उनका यूट्यूब अलग है, उनका इंस्टाग्राम अलग है। वो लोग इन सब पर डिपेंड नहीं रहते हैं अमेरिकी कंपनियों में। देखो, चाइना अपीयर्स टू बी प्रिपेयर्ड, चाइना ऐसा प्रतीत होता है पहले से प्रिपेयर है, जबकि कनाडा और मैक्सिको की ये काफ़ी लंबी वो लगी हुई है, मतलब चोट लगी है। लेकिन इन्होंने जस्ट 2 दिन बाद ही, 2 दिनों के अंदर अंदर ही ट्रंप ने कहा कि कनाडा और मैक्सिको पर हम लोग राहत देंगे, लेकिन चाइना या और भी देश जो हैं अगर कुछ करते हैं दिक्कत, तो उन पर हैवी ड्यूटी लगेगी। अच्छा, एक चीज़ और, ट्रंप ने ये भी धमकी दी है इंडिया को भी कि भाई, इंडिया को क्या मतलब, इनडायरेक्टली है इंडिया को, इन्होंने कहा है कि अगर ब्रिक्स करेंसी लॉन्च होती है या डॉलर को छोड़कर लोग ब्रिक्स करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं, जैसा कि जो बाइडेन के टाइम पर खूब ज़्यादा मुद्दा उठा था ब्रिक्स समिट के दौरान, अगर ऐसा होता है तो हम ब्रिक्स की कंट्रीज पर 100% टैरिफ लगाएंगे। तो मतलब जो चीज़ें वहाँ पर जाकर के बिकेंगी इंडिया की, वो जस्ट डबल दाम की हो जाएंगी। जैसे यहाँ से 10 रुपए में बेचने के लिए वहाँ भेजे,
तो वहाँ 20 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ड्यूटी हो जाती है, तो सामान बिकते नहीं है ना। जैसे आप देखो टेस्ला नहीं एंटर कर पा रही इंडिया में, क्योंकि इंडिया ने 100% टैरिफ लगा रखा है। टेस्ला 35 लाख की आती है, यहाँ आने के बाद 70 लाख की हो जाएगी, तो कौन लेगा 70 लाख की गाड़ी, उसकी लोएस्ट मॉडल। चलिए, तो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप 47वें प्रेसिडेंट हैं, और बाकी इस पर मैं ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो लाने वाला था, समय नहीं मिल पाया, लेकिन लाऊंगा, जल्दी लाऊंगा, ट्रंप वाली बात है। किस भारतीय अमेरिकी संगीतकार ने बेस्ट न्यू एज एम्बियंट की श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता? तो भारतीय अमेरिकी संगीतकार हैं चंद्रिका टंडन। इन्होंने बेस्ट न्यू एज एम्बियंट श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीत लिया है, और ये बन गई हैं पिछले 26 सालों में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली अश्वेत महिला, क्योंकि भारतीय मूल की अमेरिकी हैं। ठीक है, तो अश्वेत महिला हैं। खैर, ये चंद्रिका टंडन इनके एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी अवार्ड जीती हुई हैं, बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैंट एल्बम कैटेगरी में। और अफ्रीकी बांसुरी वादक वाउटर कैलमैन और जापानी अमेरिकी सैलो वादक एरू मात्सुकुमोटो इनके साथ सहयोग में ये जीती हुई हैं। ग्रैमी अवार्ड की घोषणा हो चुकी है, 67वां ग्रैमी अवार्ड था। ग्रैमी अवार्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? एक तो ये भारतीय हैं, तो इसलिए इनका नाम पूछा जा सकता है, चंद्रिका टंडन। ठीक है, दूसरा क्या पूछा जाएगा? दूसरा पूछा जाएगा कि बताओ एल्बम ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर। ये दोनों बहुत पूछा जाता है। तो एल्बम ऑफ द ईयर जीता किसने? हर बार की तरह भाई बियॉन्से। बियॉन्से जो है ये एल्बम ऑफ द ईयर इनका एल्बम जीता है कॉवबॉय कार्टर के लिए। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो है ये कैंड्रिक लेमार, नॉट लाइक अस, इसके लिए रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला कैंड्रिक लेमार को नॉट लाइक अस के लिए। ठीक है, तो ये दोनों जो है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड पाया हुआ है। बाकी आपको उतना नहीं याद रखना है। बेस्ट कंट्री एल्बम बियॉन्से का कॉवबॉय कार्टर। ठीक है, बीमा क्षेत्र में एफडीआई लिमिट को 74% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया गया? ये क्वेश्चन भी मैंने बजट में बताया था। देखो बजट में तो डिटेल से मैंने बताया ही था, धीरे धीरे करके आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डेली में भी कवर करा दूंगा, जिससे आपको एक एक चीजें याद हो जाए। होता क्या है कि जब आप एक साथ देखोगे इतने सारे क्वेश्चन, तो आप सब याद नहीं कर पाओगे, लेकिन एक एक करके आपको सब अच्छे से याद होगा। तो एफडीआई की सीमा जो बीमा क्षेत्र में है, इंश्योरेंस सेक्टर में, वो पहले 74% हुआ करती थी। इसको इस बार के बजट में अनाउंस किया गया कि भाई बढ़ा करके 100% कर दिया जाएगा। एफडीआई क्या है समझो। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर मान लो कोई कंपनी है, उसमें कोई विदेशी कंपनी या कोई विदेशी व्यक्ति कोई इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो हुआ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो अब वो इन्वेस्टमेंट बीमा सेक्टर में अपने इंडिया में हो सकता था अभी तक 74%, लेकिन अब इंडिया ने कहा चलो ठीक है, हमने अपनी पॉलिसीज बढ़िया से प्रिपेयर कर ली हैं, नियम कानून सख्त कर लिए हैं, आओ भैया 100% एफडीआई कर सकते हो। मतलब कोई अगर बाहरी कंपनी चाहे कि कोई भारतीय इंश्योरेंस कंपनी को 100% टेक ओवर करने की, करो, भारत में काम करना है, आओ 100% लेकर के अपनी कंपनी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रहना है तो राधे राधे कहना है, हमारे रूल रेगुलेशन तो मानना ही है, और हमारे रूल रेगुलेशन इतना हो गए हैं अच्छे कि हम कंट्रोल कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए, खैर 2025 के बजट में इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला ताई ने किया है। तो 26 जीवन बीमा कंपनियां और 27 समान बीमा कंपनियां हैं, इसमें 2 विशेष बीमा कंपनियां भी शामिल हैं भारत में। सबसे बड़ी कंपनी बीमा वाली कौन सी है भाई? LIC। ठीक है, जीवन के पहले भी जीवन के बाद भी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, अगला सिद्धार्थ मोहंती अध्यक्ष है, 1956 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। 23 जनवरी 2025 को कितने देशों की स्वीकृति के साथ अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को आधिकारिक रूप से एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया? तो अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस ये अभी तक स्थापित हुआ था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली थी। ठीक है ना, तो बहुत सारे देश मतलब मान्यता नहीं दे रहे थे। तो खैर इसको अब अंतर सरकारी संगठन के रूप में मान्यता मिल गई है, कई देश सपोर्ट में आ गए हैं। तो अभी शुरुआत में 5 देशों ने पूरी पूरी तरीके से स्वीकृति दी है। 27 देश जो हैं ये रुचि दिखा रहे हैं, इंटरेस्टेड। तो 27 देश इंटरेस्टेड हैं, और 5 देश जो हैं इन्होंने कहा है कि भाई अप्रूव्ड। भारत, निकारागुआ निकारागुआ और इस्वातिनी, सोमालिया और लाइबेरिया। ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है? एक ऐसा संगठन है जो बिग कैट्स को प्रिजर्व करने, संरक्षित करने के लिए काम करता है। बिग कैट्स क्या? बिल्ली की तरह दिखने वाले जो बड़ी बिल्लियां हैं। बड़ी बिल्लियां अमूमन मानी जाती हैं 7, वैसे तो और भी ज्यादा होती हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग होते हैं। खैर, इनमें बाघ आता है। बाघ मतलब कि टाइगर, टाइगर मीन्स बाघ, टाइगर मीन्स चीता नहीं। शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा, इन सब का संरक्षण किया जाएगा। अब इसमें अपने और भी नाम सुने होंगे, लेकिन उनको अभी खास तौर से बिग कैट अलायंस के रूप में नहीं शामिल किया गया।
किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी के मसौदे के लिए 5 सदस्यीय पैनल का गठन किया? हो गया शुरुआत भाई। बताया था ना मैंने कि उत्तराखंड तो ट्रेलर है, वहां पर तो एक प्रकार का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। उत्तराखंड पहला राज्य बना ना यूसीसी लागू करने वाला। अब बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ट्रायल शुरू करेंगे और लागू करेंगे आने वाले दिनों में। तो अब उत्तराखंड के बाद नंबर आती है गुजरात में। जहां जहां सबसे सिक्योर सिक्योर प्लेस है वहां वहां से पहले ट्राई करना शुरू कर रहे हैं और उसके बाद एक एक स्टेप में धीरे धीरे करेंगे। तो खैर यूसीसी के लिए गुजरात ने घोषणा कर दी है कि हम 5 सदस्यीय पैनल का गठन कर रहे हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर भी यूसीसी लागू करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी उत्तराखंड ने रिसेंटली ही लॉन्च किया है, लागू किया है 26 जनवरी के बाद। तो उत्तराखंड लागू करने वाला तो पहला बना था, लेकिन वर्तमान में 2 राज्यों में लागू है। गोवा में भी है क्योंकि गोवा में पुर्तगालियों ने अपने ही टाइम से लागू कर रखा था। उत्तराखंड विधानसभा में बिल वगैरह ला करके अभी लागू किया। अब देखो गुजरात जो है लाइनअप में है, पैनल का गठन कर दिए हैं और अब ये पैनल जो है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज रंजना देसाई के नेतृत्व में गठित किया गया है। इन पर बातचीत होगा, मसौदा तैयार किया जाएगा, रिपोर्ट तैयार की जाएगी। कुछ हो सकता है उत्तराखंड वाले से थोड़ा बहुत अलग हो, ऊपर नीचे हो, और वहाँ की परिस्थिति भौगोलिक दृष्टि के अनुसार वो अपना नियम कानून लगा करके ये लागू करें। ठीक है ना, 19-20 का फर्क। ठीक है, चलिए अगला देखना होगा 19-20 का होता है कि 19-29 का होता है। खैर, यूसीसी पर आप समझना चाहते हैं होता क्या है तो इसके लिए आप ये वीडियोस देख सकते हैं। आप लिखिएगा यूसीसी क्या है एनजेटी एजुकेशन, आपको वीडियो मिल जाएगी। बहुत ही आसान भाषा मैंने सब समझा रखा है, क्या क्या चीजें बदल जाएंगी। आप यहाँ फैक्ट के लिए जानते रहो केवल कि अनुच्छेद 44 में 44 में ये कहा गया है भारत में यूसीसी लागू होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद 44 पड़ता है भारतीय संविधान के भाग 4 में, नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, अगला गुजरात के बारे में देखो तो गुजरात यहाँ पर पड़ेगा, गांधीनगर राजधानी है, भूपेन्द्र पटेल बीजेपी पार्टी से एम है, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। बाकी स्टैटिक चीजें आप देख लो, आज लंबी न जाए वीडियो इसलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया? तो मिचिबिकी 6 उपग्रह जो है ये लॉन्च किया है जापान ने। जापान का मिचिबिकी 6 सैटेलाइट है, लॉन्च किया गया है इनके H3 रॉकेट से। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जक्सा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है ना। अच्छा, जापान ने अगर आपको याद होगा स्लिम प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। स्लिम प्रोजेक्ट जो था ये इसका चंद्रयान था। चंद्रयान मतलब कि ये मून लैंडर था, मून लैंडर था। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना स्लिम। अगला, हाल ही में भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला का निधन हो गया, इनके बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अच्छा क्वेश्चन है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवीन चावला जी अब नहीं रहे। ये 2009 से 2010 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे। तीसरे लिंग मतदाताओं को यानी कि थर्ड जेंडर मतदाताओं को अन्य की श्रेणी में मतदान करने में सक्षम इन्हीं के दौरान बनाया गया। मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक थे। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो ये अभी इनका निधन हुआ है। रिटायर्ड आईएएस थे, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश में कैडर किए, 1969 बैच के आईएएस थे। 7 राज्यों में विधानसभाओं के लिए आम चुनाव इन्होंने कराए। थर्ड लिंग के लिए, जेंडर के लिए जाने जाते थे, उनको अप्रूवल देने के लिए। बाकी चीजें मैंने बता दी। आगे बढ़ते हैं। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये 1 से 7 फरवरी तक मनाया जाता है, यानी कि फरवरी महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है ना, फरवरी महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी प्रत्येक वर्ष। 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी। थीम है शांति के लिए एकजुटता, यानी सॉलिडेरिटी फॉर पीस, सॉलिडेरिटी फॉर पीस। ठीक है, धार्मिक विविधता का सम्मान करना और समाज में एकता और सहयोग की भावना को मजबूत करना। लास्ट क्वेश्चन, विश्व पिकल बॉल लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? विश्व पिकल बॉल लीग इसको जीत लिया है बेंगलुरु जवान ने। पिकल बॉल एक गेम होता है और इसका इसका भी एक लीग हुआ, जैसे ही आईपीएल का आप देखते हो, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है, हॉकी लीग भी हुआ है, उसके बाद फिर ऐसे से तमाम लीग चल रहे हैं। ऐसे में ये बेंगलुरु जवान की टीम ने पिकल बॉल की लीग जीती। किसको हराया है? पुणे यूनाइटेड को इन्होंने हराया है 3-1 से। तो 24 से 2 फरवरी तक चला, 24 जनवरी से 2 फरवरी मुंबई में आयोजन किया गया था। ठीक है, बाकी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। कैटरीना स्टीवर्ट प्लेयर ऑफ द लीग का खिताब जीती हुई हैं। तो ये थे 13 क्वेश्चंस आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसकी क्विज पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी। लास्ट डे मैंने पूछा था प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के मुख्य अतिथि, तो ये एस जयशंकर साहब थे।
10वां विज्ञान फाइव विज्ञान फिल्म महोत्सव, इसकी थीम हरित क्रांति थी। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है कि दूसरा आईसीसी महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप के फाइनल मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और मैन ऑफ द टूर्नामेंट या कहें प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, ये किसे चुना गया है। दूसरा, 2017-18 में जब रेल बजट केंद्रीय बजट से अलग किया गया, तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाता है, कब अलग किया गया अभी दोबारा, और इसके हिस्से में प्रस्तुत किया गया तो उस टाइम पर वित्त मंत्री कौन थे, ये आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बुक को ऑर्डर कीजिए फटाफट से। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।